बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि नैब का हमसा शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सबूतों के अंबार लगाने का फैसला। वो कौन से सबूत हैं जो कि नैब हमसा शहबाज, सलमान शहबाज, वालिदा नुसरत शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश करने जा रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ खानदान को मजदूरों, फेरी वालों और चपड़ासियों के अकाउंट से भी अरबों रुपए की वसूलियों का बड़ा खौफनाक इंकिशाफ हुआ। बड़े लोगों ने अपने ही घर के खवातीन को बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है। अब की बार देखना यह होगा कि नून लीग की अयान अली कौन हो सकती है। तफसील से इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने शहबाज शरीफ की अहलिया और दोनों साहबजादियों के तलबी के नोटिस को मंसूख कर दिया है। खवातीन को घरों में ही सवालनामे भेजने की हिदायत कर दी गई है। ये अहम सवाल है यहां पर कि क्या चेयरमैन नैब जावेद इकबाल गरीबों की माओ, बेटियों और बीवियों के लिए भी इसी सखावत का मुजाहरा करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ की टीम अब की बार वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की टीम बन चुकी है। शहबाज शरीफ के पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स को पीटीआई हुकूमत ने अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। शहबाज शरीफ के वफादार ब्यूरोक्रेट्स क्या इमरान खान हुकूमत के लिए आसानियां पैदा करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि एक तरफ कौमी खजाना खाली तो दूसरी जानिब हुकूमत ने रिटायर्ड और हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। पेट्रोल बम को गिराने वाली चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल ने भी अपनी तनख्वाह को बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। कल बरोज मंगल कैबिनेट कौन से ब्यूरोक्रेट्स को नवाजने के लिए मराद की मंजूरी देगी, यह भी आपको बताएंगे। मगर विफाकी हुकूमत ने करतारपुर राहदारी के हवाले से कौन सा फैसला किया है जिसकी मंजूरी कल कैबिनेट के इजलास में दी जाएगी, यह भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे कोयटा के हवाले से जहां पर हजारा कम्युनिटी का कत्लेआम जारी है। यह कत्लेआम आखिर कब रुकेगा, यह जानने की कोशिश करेंगे। एजेंडा बहुत हैवी आमिर साहब, मगर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कोयटा के अंदर जो खुदकुश हमला उससे मुतालिक बात की जाए। कहीं नहीं देखा, 3-4 दिन गुजर गए, कहीं से कोई लबकुशाई हुई हो, कोई बात हुई हो, ऐसा क्यों है? इनका कत्लेआम आखिर कब तक जारी रहेगा? हुकूमत क्या कर रही है? ये इतना तकलीफदेह वाक़या है कि हमने इसीलिए सबसे पहले इसी को लिया है कि ये सिर्फ हज़ाराज का कत्ल नहीं है, ये एक तसलसल है जो पिछले 10-20 साल से जारी है। 5,000 के करीब, 5-7 हज़ार बल्कि फिगर है जो कि हज़ाराज मारे जा चुके हुए हैं। और ये जब भी एक वाक़या होता है तो वो सारे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। और क्योंकि बड़ी एक क्लोज निट कम्यूनिटी है तो वहाँ पे सारों की आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। तो वो कोई ऐसा घर नहीं है कोयटा के अंदर हज़ारा कम्युनिटी में जिसके अंदर कोई लाश ना हो, जिसका कोई सोगवार ना हो। तो जब इस तरह का वाक़या होता है तो सबके वो ज़ख्म दोबारा हरे हो जाते हैं। तो पहले तो इसका एक इंसानी पहलू है कि ये अच्छा किया कि वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट कर दी और शहरयार आफरीदी साहब को तीसरे दिन भेजा। मगर ये कोई दफ्तरी ज़िम्मेदारी की बात नहीं है या कार्रवाई नहीं डालनी है कि जी आपने दिखावा नहीं है। सिर्फ ये मीनिंगफुल होना चाहिए कि इनकी जो तकलीफ़ है वो इतनी ज़्यादा है कि इनको जिस तरह ये न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने ये नहीं कार्रवाई नहीं डाली, वहाँ पूरी दुनिया ने महसूस किया कि उसने उन मकतूल लोगों का जो विक्टिम्स थे उनका दर्द शेयर किया। तो गवर्नमेंट को इसको इस तरीके से करना चाहिए था कि ये नज़र आए कि वाकई गवर्नमेंट उनका दर्द महसूस कर रही है और ये बड़ा ज़रूरी था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन्होंने इस तरह के जेस्चर्स दिए हैं कि हमें एहसास हुआ हो कि इनका दर्द शेयर किया गया है। पहले तो इनका इंसानी पहलू सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इसका तफ्तीशी पहलू है। ठीक है, आप ये इसमें रद्द नहीं किया जा सकता, अभी इसकी तफ्तीशी रिपोर्ट आएगी कि ये हो सकता है हमारे कोई दुश्मन ममालिक हों जिसका इसके अंदर हाथ हो। मगर हम इसका अंदरूनी पहलू भी जो है उसको रद्द नहीं कर सकते। हमारी रियासत और हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है वो 10-20 साल इसके ऊपर ना सिर्फ खामोश रहीं बल्कि शामिल जुर्म रहीं। उनके जो लैप्सेस थे और उनकी खामोशी के उस ज़माने में लश्कर जंगी पे एक्शन नहीं लिया गया
था, तो वो उसकी वजह से ये कत्ल गारत जारी रही और सालों जारी रही और बढ़ती रही, बिल्कुल बढ़ती रही। तो वो हो सकता है नहीं है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, मगर लोग आप उनको जिनके उनको शक करने पे वो मजबूर हो जाते हैं कि शायद इन चीज़ों की कड़ी ताल्लुक है। तो गवर्नमेंट की, सूबाई गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, रियासत की, गवर्नमेंट की, फौज की, सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी तसल्ली और तशफ़ी करें। हाँ। तफ्तीशी हवाले से भी और उनके ज़ख्मों पे इमोशनल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल, कि उनको ये रहे कि यार ये जो हमारे साथ इतने सालों से हुआ हुआ है, अब नई गवर्नमेंट आ गई है, सूबे में भी है, इसमें भी, तो शायद पॉलिसी में तब्दीली आई। तो मेरा नहीं ख्याल है इमरान खान को, मेरा ख्याल है जाना चाहिए था। 3-4 दिन हो गए हैं वो बैठे हुए हैं, और इसके अंदर माजी के अंदर भी आपको याद है वो सर्दियों की रातों में अपनी लाशें लेके बैठते रहे। तो ये तसलसल है। तो प्राइम मिनिस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ें छोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को एतमाद दें और उनकी तसल्ली तशफ़ी करें, जज्बाती इंसानी पहलू से भी और तफ्तीश के हवाले से भी। ऐसे कौन सी मसरूफियात हैं क्लासेस साहब जिनको तर्क नहीं किया जा सकता और वहाँ पर फ़ौरन जाके उन लोगों से मिला नहीं जा सकता? आपने भी बात की कि तीसरा दिन है मेरा ख्याल है आज, तो आपको पाकिस्तानी मीडिया या सोसाइटी में वो बात नज़र नहीं आती जितना हमने दुख का इजहार या जितना पैशनेटली हमने इन्वॉल्व हुए थे जब क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ। तो जितना मेरा ख्याल है हम लोगों ने उस पर ये बात की, पूरे पाकिस्तानी मुआशरे ने की, सोसाइटी ने की, TV चैनल्स ने की, और मुसलसल पूरा 1 महीना हम करते रहे। तो मेरे लिए थोड़ी सी एक हल्की सी सरप्राइजिंग सी बात है, मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही कि क्राइस्ट चर्च में वो भी हमारे मुसलमान भाई थे। कहीं भी मैं समझता हूँ मुसलमानों से हट के कहीं भी इनोसेंट लोग मारे जाएं तो एक बंदे का दिल दुखता है, बच्चे होते हैं, फैमिलीज होते हैं, कि उनके लिए हमारा दिल इतना वो है, जो कि होना भी चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ हम सब ज़्यादा उसमें करते हैं। अपने मुल्क के अंदर आपके अपने ही बच्चे मारे जाएं, आपके अपने ही लोग मारे जाएं, मैं कहता हूँ आपके मतलब डिफरेंट उसमें सेक्ट के हो सकते हैं, लेकिन आपके इस मुल्क के शहरी हैं, इंसान हैं, उस पे आप पूरी सोसाइटी को देखें कि एक यहाँ खामोशी की दीवार एक खड़ी हो गई है और आपको ऐसे लगता है कि आपने इस पे बात नहीं करनी, इस पे कोई जिक्र नहीं करना। तो फिर ये मुनाफिकत हम बंद करें। फिर हमें क्राइस्ट चर्च वाले उस ये वाक़े में भी फिर मेरा ख्याल है वो हमें नहीं आना चाहिए जनाब, वो न्यूजीलैंड जाने, उनकी प्राइम मिनिस्टर जाए, फिर उससे भी हमें फ़ोन नहीं करने चाहिए, उसे भी रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए, हमें फिर बैठ के बातें नहीं करनी चाहिए। इट्स वेरी शॉकिंग कि हमारे जो इंटरनल मुनाफिकतें हैं, मीडिया की मुनाफिकतें हैं, हमारी में अपनी बात कर ले तो हमारी मुनाफिकतें हैं, हमारी सोसाइटी की मुनाफिकतें हैं कि 20 लोग आपके मारे गए हैं, इतना वहाँ पर जुल्म हुआ है और मुसलसल हो रहा है। रियासत वहीं की वहीं खड़ी हुई है, लोगों का कोई एक छोटा सा भी 4 लोग बाहर नहीं निकले। तो क्राइस्ट चर्च में जब वाक़या हुआ बहुत सारे यहाँ पाकिस्तान में जुलूस निकले उसके खिलाफ, रैलीज निकली। वो मतलब एक रैली भी आपको पूरे पाकिस्तान में नजर नहीं आती जो इन हज़ारा के लिए निकलती, जो इनके दुख में खड़ी होती। कोई बंदा आपको नजर आता? इमरान खान साहब ने एक फ़ोन उनको खड़का दिया, जनाब उनको फ़ोन खड़का दिया, इनके लिए वो इस्लामाबाद से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। आप देख लें 2 ही विजिट्स हैं उनकी मेन, इस्लामाबाद लाहौर, एक ही रूट है उनका सर, इसी रूट पे वो चलते रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई एक हालांकि वो कंपैशन की बड़ी बात करते हैं। ये टाइम था सर, ये टाइम था आपके लिए कंपैशन दिखाने के लिए। आपको न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को तो बड़ी दाद दे रहे थे, आप भी जाते, उनके बच्चों को गले लगाते, उनके साथ बैठते, और बच्चे जो हैं वो पता है किसको अपील कर रहे हैं। वो एक मैंने उसकी लड़की बेचारी की देखी, उसका भाई असैसिनेट हुआ है, वो जनरल बाजवा साहब से सवालात कर रही थी कि बाजवा साहब हैं और हमसे बात करें, क्योंकि बाजवा साहब भी बच्चों के बाप हैं। इट्स ए ह्यूमन ट्रेजिडी। मुसलसल कई सालों से ये कुछ हो रहा है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हज़ारों के लोगों का मास्कर होता रहेगा, लोग वो मरते रहेंगे, वो कुछ दिन आएंगे, सड़क पे बैठेंगे, 2-4 जहाँ मिनिस्टर जाएंगे, उनको झूठी सच्ची उनको तसल्लियाँ देंगे, उसके बाद उनकी बैरियल हो जाएगी और फिर हम इसकी ट्रेजिडी का वेट करेंगे। एक तो इस पे मेरा ख्याल है बड़ा एक अफसोसनाक रवैया है हमारा। दुनिया भर में कहीं पे वाक़या हो जाए हमारे यहाँ जुलूस निकल जाते हैं, अपने लोग मारे गए हैं ना, बिल्कुल एक यहाँ चादर जैसे मैंने कहा चढ़ गई। दूसरी बात वो दुख वाली बात है, बलोच और पश्तून जो रहते हैं वहाँ पे, अब वो भी चुप है सर, उस पर भी कोई नहीं मिल रही। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि शायद सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं कि हज़ारा के लोग जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुआशी तौर पर वो बेहतर है। हालांकि बेचारे जहाँ मारे गए हैं सारे, वो तो एक उस मंडी में ज़्यादातर वो बहुत गरीब हैं, मगर उनकी चंद लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बड़े कम्पिटिटिव हैं, उनकी काबिलियत। और इसलिए मेरा ख्याल हमारे बलोच और पश्तून भाई, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, 2-4 ने शायद की हो मुजम्मत, में सबको नहीं लपेट में ला रहा वो भी चुप है, उनके लिए इंसानी ट्रेजेडी नहीं है। लास्टली
इन हज़ारा पे आपको इंसान की दुख की तो होता है, इन पे जो मैं सेंसिटाइज हुआ था ज़्यादा हज़ारा के हवाले से, जो नावल है खालिद हुसैनी का, उसका नाम है काइट रनर, ये बड़ा खूबसूरत नावल है, पूरे का पूरा एक हज़ारा के लड़के पे लिखा है उसने, खालिद हुसैनी। खुद वो डॉक्टर हैं, आजकल अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पर अफगानिस्तान के बैकग्राउंड में लिखा गया है। मेरा ख्याल है उर्दू में इसे ट्रांसलेट हो चुका है। इसको थोड़ी सी जुरत करें और इसको अपने सिलेबस का हिस्सा बनाएं, लिटरेचर का हिस्सा बनाएं, कि लोगों को पता चले कि ये यहाँ पे वल्नरेबल जो आपके सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ होते हैं, कमज़ोर लोग जो होते हैं, उनका इसका मतलब ये नहीं होता अगर उनके व्यूज़ नहीं मिलते आपसे, उनके सेक्ट आपसे नहीं मिलते, उनका फेथ नहीं मिलता, मजहब नहीं मिलता, ये कोई राइट नहीं है कि आप जाएं और उनके मैसकर शुरू कर दें, उनको मारना शुरू कर दें और 22 करोड़ लोग बिल्कुल चुप सादे बैठे रहे। मीडिया में भी मैं देख रहा था 8 बजे, कोई किसी को ये परवाह नहीं है। यही मीडिया जो पूरा महीना, मैं फिर कहूँगा, जो क्राइस्ट चर्च को कवर करता रहे, अपने मुल्क में मारे गए हैं, अपने शहरी मारे गए हैं, उस पर पता नहीं क्या हमारी पसंद ना पसंद है, क्या एक्सपीडियंसी है। वैसे दुनिया भर में कहीं पे किसी को तकलीफ हो जाए, पाकिस्तान में जुलूस निकल जाएंगे, यहाँ पे हंगामे हो जाएंगे, अपने लोग मारे जाएं तो एक्सेप्ट कर लिया गया। इट्स ए शेम, हमारे लिए भी शेम वाली बात है कि इतना बड़ा वाक़या है, तीसरा दिन है और कहीं से इम्पैक्ट नज़र नहीं आता आपको कि इस मुआशरे में कुछ दिन पहले 20 लोग बेचारे गरीब लोग अपनी मजदूरी वाले दिन सुबह सवेरे बाशमूल बच्चे वो मारे गए हैं और पूरे मुल्क में हमारे सब किसी को अफसोस नहीं है। ठीक है, आप मजीद कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। उसमें सिर्फ वो अगर लोग गौर कर लें कि किस तरीके की वो ज़िंदगी गुजारते हैं, कि ये जो मजदूर थे, इनको जब सुबह मजदूरी के लिए जाना होता है तो कॉन्वॉयज दिए जाते हैं सिक्योरिटी के मुझे वो सीन जो है जिस तरह नाज़ी जर्मनी का वो याद आ जाता है कि लोगों को ये आम इसका पता ही नहीं है, अदराक भी नहीं है कि किस तरह की वो ज़िंदगी गुजारते हैं, कि अपने इलाके जहाँ पे वो रहते हैं, क्वेटा में 2 उनके इलाके हैं ख़ास, उससे निकलते हैं तो डरते डरते वो जाते हैं। अगर ज़्यादा तादाद में जाना हो तो वो कॉन्वॉय सिक्योरिटी के पुलिस और FC की निगरानी में जाते हैं। तो ये उनकी ज़िंदगी के ये मसाइल को हल करने की ज़रूरत है कि अब ये मौका आ गया है कि इसी माने ये ना सिर्फ कि उनके दुख शेयर करने चाहिए, मगर उनके ये जो मसाइब हैं ये हल किए जा सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर रियासत को और गवर्नमेंट को नज़र आना चाहिए कि दे मीन इट, वो वाकई करना चाहते हैं। और ये जो दहशतगर्द होते हैं ये बड़ी जल्दी मैसेज ले लेते हैं। मलिक इसाक का वाक़या है कि उसके बाद से देखें एकदम से कई सालों से जो है कोई बिल्कुल फ़र्क पड़ गया था और सबको मैसेज चला गया ताकि जनाब रियासत ने अब यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी है। तो ये दोबारा मेरा ख्याल है लोग जो भूल गए हैं मैसेज देने की ज़रूरत है, उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं क्लासेस। हम तो सुन रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी नहीं, मालियों, चौकीदारों, फेरी वालों, चपरासियों के नाम पर अरबों रुपए की वसूलियाँ की हैं, जाली अकाउंट्स बने, मगर यहाँ तो नून लीग भी पेश आमिर साहब, कल जो मेरी इतलात हैं कि यहाँ ये एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर कर लें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो जमानत दी थी उनको हमजा शहबाज को रोका था, तो कल नैब अपना जवाब वहाँ पे जमा करवा रहा है वहाँ पे हाई कोर्ट में, और परसों इसकी मेरा ख्याल है हेयरिंग है। ऐसा क्या है क्लास साहब उनके जवाब? कुछ हमारे पास कुछ मैसेज मेरा ख्याल है, कुछ सबूत हैं जो अब की दफ़ा नैब लेके जा रहे हैं यहाँ पे हाई कोर्ट के पास, और बड़ी उन्होंने, मैं समझता हूँ बड़ी मेहनत की है इस दफ़ा, ताकि कोई ऐसा कुछ चीज़ रह ना जाए जिसको पकड़ के, लूज एंड होते हैं ना, कि कोई ऐसा लूज एंड ना हो जिसको पकड़ के लाहौर हाई कोर्ट जो है या कोई भी कोर्ट जो है वो इनको दोबारा जमानत दे या इनको कोई कंसेशन या रिलीफ दे। जो मैंने डिटेल्स पढ़ी हैं, कुछ सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं जो मैं लगा रहा हूँ, और मेरे साथ किस्मत खान ने भी मदद कराई है ये सारी चीज़ें बनाने में, स्लाइड्स वगैरह जो हमने बनाई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इतना मैसिव एविडेंस ये लेके जा रही है नैब, इनको एक प्रोसिक्यूटर चाहिए। मुझे नहीं पता अब इनका प्रोसिक्यूटर वहाँ पे कौन होगा। हो ये रहा इनके साथ कि इनका निचला अमला जो है, इनके डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिव इनके अफसर्स हैं, IOs हैं या डायरेक्टर्स हैं, व्हाट्सएवर, वो बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, एविडेंसेस भी ला रहे हैं। जब कोर्ट के आगे प्रेजेंटेशन का टाइम आता है, शायद इनके प्रोसिक्यूटर या तो कम्प्रोमाइज हो रहे हैं या इनकम्पिटेंसी के मसले हैं, या वो फ्यूचर में कोई अपने को आंख डील रख के बैठे हुए हैं कि उनके मुंह में, जैसे मैंने उस दिन का मम 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 शुरू हो जाता है, और हर जो नैब का अक्यूज है या मुजरिम है वो जमानत लेके बरी होकर घर चला जाता है। सो ये कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं आमिर साहब, उसके बाद इतने मैसिव एक सबूत हैं और हर चीज़ का सबूत मौजूद है जो कल पेश किए जा रही हैं वहाँ पे चीज़ें, हर एक की यहाँ पे एनेक्चर भी लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, बैंक स्टेटमेंट भी हैं, उनके कंपनीज के भी हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस भी हैं, TT भी हैं, जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है। अब देखना ये है
इतने बड़े मैसिव एविडेंस की मौजूदगी में जिसका जवाब जो है हमजा शहबाज जो है वो नहीं दे सके। सलमान शहबाज बड़े बनते थे माशाल्लाह, बड़े अपने आप को समझदार भी कहते थे, टीवी पे संभाले नहीं जाते थे, फैमिली के वो समझे जाते थे कि ये सबसे ज़्यादा समझदार हैं, और हमजा तो बस ऐसे मेरी तरह ही है, तो उसको शायद इतनी अक्ल नहीं है, लेकिन वो सलमान बड़े माशाल्लाह समझदार हैं। सलमान साहब के बड़े कारनामे इसमें बताए गए हैं, सलमान की फर्दर फैमिली के कारनामे इसमें दिए गए हैं, इवन शहबाज शरीफ साहब के या उनकी वालदा साहबा के, उनके वो भी चीज़ें हैं। हुआ ये है कि सलमान साहब ये टीवी पे तो आ जाते हैं सर, जो पाकिस्तान का एक फिर गलत कल्चर यहाँ पैदा हो गया है कि यहाँ से मफरूर होते हैं, जो ही नैब ने बुलाया सलमान शहबाज भाग गए, जी। आप भी भाग गए, साथ में अपनी फैमिली भी ले गए। इससे पहले अली इमरान, जैसे कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, सारी की सारी फैमिली फरार हो गई है जो नैब को मतलूब थी। वहाँ से बैठ के अपने लिंक यूज़ करते हैं पाकिस्तान के मीडिया में सर, यहाँ पे प्राइम टाइम में बाकायदा उनको घंटा दिया जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े हमने देखा फ्रेंडली सवालात किए जाते हैं। कोई मुश्किल हमारे शो में नहीं है कि सलमान शहबाज को हम दावत देते हैं, इसहाक डार साहब को हम दावत देते हैं कि हजूर ज़रा आएँ, 4 सवाल हमारे भी सुन लें, लेकिन उन्होंने वो पिक एंड चूज़ किया हुआ है कि हम रिस्क नहीं लेना, हमने वहाँ पर जाना है, वहाँ बात करनी है जहाँ पर हमें मुश्किल में किसी नहीं डालना। कमिंग टू द पॉइंट सर, अब ये हुआ है आमिर साहब, जो मेरे लिए हैरान कौन की बात है, ये तो कहते थे कि हमें जनरल मुशर्रफ ने तबाह कर दिया है, हमें तो जनरल मुशर्रफ ने बर्बाद कर दिया है, हमारा तो कख उसने नहीं छोड़ा, भुट्टो साहब ने पहले हमें तबाह कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, फिर बेनज़ीर भुट्टो ने हमारे पीछे पड़ गई, हमारा जहाज़ क्या नाम था, एक बड़े उसके इश्तिहार छपते थे, एक कोई उसका जहाज़ी टाइप एक नाम भी था, अखबार में भी याद आ जाएगा या कोई मैसेज कर देगा हमें, वो कई दिन के हम लूट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, खाने के पैसे नहीं रहे, हमारे बच्चे भूखे मार गए, ये इन्होंने नैरेटिव दिया था। अब ये पता चला है जो कल नैब लेके जा रहा है वहां पे, क्या चला है क्लास, अब इनकी बर्बादी की असल कहानी क्या है? बर्बादी की कहानी पूरी सुनाते हैं आपको। बिल्कुल, जिस बर्बादी का ढंडोरा पीटा जाता है उसकी असल कहानी क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर अब की बार नून लीग के आयान अली कौन हो सकती है? ये भी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। भुट्टो साहब से लेकर परवेज मुशर्रफ तक, शहबाज शरीफ या हो या इनका शरीफ फैमिली, ये तो अपनी बर्बादी की दास्तान सुनाते रहे हैं। अब जो कल हाई कोर्ट लाहौर में जो चीजें पेश की जा रही हैं, वहां से पता चल जाएगा कि इनकी बर्बादी हो रही थी या इनके कारोबार आसमान पे जा रहे थे, वो मैं डिटेल देता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे जानने वाले हैं दोस्त नईम मसूद साहब, वो यूके में बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव, वहाँ पे नईम मसूद साहब ने वो नाम याद दिलाया जनाब, जो हम इनके जहाज़ का नाम भूल गए, जिसको 136 के 40 दिन तक अखबारात के फ्रंट पेज पे ये शरीफ खानदान बेनज़ीर भुट्टो के दौर में छपवाता था कि बेनज़ीर भुट्टो हमारा इंतकाम कर रहे हैं। उन्होंने जो नाम बताया सर, उसका नाम था जोनाथन। सो नईम मसूद साहब का शुक्रिया कि उनको याद रहा। हम गजनी है ना सारे, अब अंदाजा करें इतना अरसा वो नाम छपता रहा अखबार पे, हमारे जहनों से उतर चुका है। ये वो चीज़ है जो आपका सियासतदान इस्तेमाल करता है, गजनी बना के लोगों को जहनों से इनकी लुटमारी खत्म हो जाती है, लोगों को भूल जाता है कि कभी हमने इन्होंने गलत काम किया नहीं किया, लोगों को नई आके नया बयानिया आ जाता है, 80-90 की दहाई की वो सारी स्टोरियां भूल जाती हैं, करप्शन के इल्जाम किया बयानिया आ जाता है, विक्टिम हुड, देखिए कितना जुल्म हो रहा है। हमें मतलब हम जर्नलिस्ट हैं, ये चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, हमें जोनाथन का नाम भूल गए, नईम मसूद साहब को यूके में बैठे हुए याद हुआ। खैर, अब कमिंग टू यहाँ पे आमिर साहब, जो वहाँ पे कल चीज़ें पेश की जा रही हैं लाहौर हाई कोर्ट में, ये बर्बादी की कहानी सुने सर। जब ये पूरा ख़ानदान वहाँ पे था, वहाँ सऊदी अरेबिया में था, सरूर पैलेस में मज़े ले रहे थे, वह सरूर ले रहे थे, उस दरमियान में इन्होंने कंपनियां बनाई हैं सर। ये जो जनरल मुशर्रफ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब उसने हमें बर्बाद कर दिया, इन्होंने पहली कंपनी कब बनाई जनाब? ये शहबाज शरीफ ख़ानदान की कहानी है। हम नवाज शरीफ साहब खानदान को टच नहीं कर रहे, ये दूसरे भाई साहब हैं, मुकाबले पे जा रहे हैं दोनों, F-16 और JF थंडर, ये मुकाबले पे इनकी उड़ान जा रही है कि एक अपना हाउस ऑफ शरीफ वो कमाया कर रहे तो दूसरा कर रहे। अब तक मुझे याद है कि सलमान शहबाज ने जब पनामा स्कैंडल आया था ना, तो सलमान शहबाज ने सबको इन मैसेजेस किए थे, और मुझे भी आया था एक मैसेज, मैं आज शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा था सिर्फ मुझे भेजा है, तो मैं बड़े अरसे तक नहीं बात की, मैं कि इट मे बी इन प्राइवेट। वो पता ये चला कि इस्लामाबाद के तमाम टीवी एंकर्स को सलमान शहबाज ने मैसेज भेजे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम पनामा में नहीं है, आवर फैमिली इज सेव्ड, थैंक गॉड आवर फैमिली नेम इज नॉट देयर,
वी आर सेव्ड। वो मैंने आपको मैसेज पढ़ाया था सलमान का, ताकि मतलब ये है कि हमारे ये जो नाम आप पैनेमा आया है, ये नवाज शरीफ फैमिली का है, शहबाज शरीफ फैमिली का इसमें ताल्लुक नहीं। मतलब है मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, उसके बाद हसन हुसैन, ये गलत लोग हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये करप्शन करते हैं, ये पैसा बनाते हैं। हम जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह शहबाज शरीफ के, हम 1 टक्के की भी हमने गलत की नहीं। ये मैसेजेस आए हुए हैं उसके सलमान के। अब सलमान साहब और हमजा सबा इनके सहबान के जो ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं, बल्कि वो सोच रहे होंगे कि यार हमने अपने कजन से मदद क्यों नहीं ली यार। एक घर में इतने टैलेंटेड लोग बैठे थे कि पैसा कैसे बनाना है, कमाना है, इसको फिर पार्क हमने कैसे करना है और किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये तो अपने घर के लोग बैठे हुए थे। मेरा ख्याल मरियम को, हसन हुसैन को इनकी खिदमत लेनी चाहिए थी, तो शायद इतने जल्दी ना पकड़े जाते। ये 3 साल बाद पकड़े गए ना, वो पहले पकड़े गए थे। खैर, इनमें सर यहाँ यूरोपियन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनी 2005 में, जनाब मुशर्रफ का दौर था सर। इसके बाद मदीना ट्रेडिंग बनाई 2005 में बनाई। अच्छा, इन 1 फरवरी को इन्होंने यूरोपियन ट्रेडिंग बनाई 2005 को, और 12 मई को 2005 को फिर बना लिया और मदीना ट्रेडिंग। 29 जून को पैसे ही पैसा आ रहा है सर, ये बर्बाद हो रहे हैं। ये शरीफ खानदान कहते हैं कि हमें बर्बाद किया, और ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमजा पीछे है, हमजा साहब हम वहाँ पे इसलिए मजबूरन कारोबार सऊदी अरेबिया में करते थे कि हमारा यहाँ कारोबार तबाह हो गया था। आगे सुनते, शरीफ ये फीड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 29 जून, ये आपके 2005 में 1 फरवरी को एक बनी, 12 मई को बनी, 29 जून को बनी। फिर इन्होंने मदीना कंस्ट्रक्शन बना ली सर 17 अप्रैल 2006 को। फिर 10 अप्रैल 2007 को इन्होंने शरीफ पोल्ट्री फार्म प्राइवेट बना ली। 1 साल या 2 सालों में इन्होंने नई कंपनीज बनाई। और प्लस जब जरदारी साहब का दौर आया तो रिकवरी पीरियड शुरू हो गया सर। इन्होंने जरदारी साहब के दौर में दूध, जरदारी साहब का अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की इनके पास आ चुकी थी। यस, अल्लाह आपका भला करे सर। इन्होंने शरीफ डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड 2008 में सर इन्होंने दूध दही की दुकान खोल ली सर, उस पर भी कारोबार भी इनका प्रॉफिट में जा रहा है। फिर रमज़ान एनर्जी खोल ली, शरीफ इन्होंने मिल्क प्रोडक्ट्स खोल ली, इन्होंने क्रिस्टल प्लास्टिक खोल लिया। फिर चिन्योट पावर इनके प्राइवेट लिमिटेड, एजी एनर्जी कंसल्टेंट्स, फिर अरेबिया शुगर मिल, और फिर मैं यूनाथिस एक पावर लिमिटेड एक वो भी थी, वो भी खोल लिया। सवाल अब आमिर साहब ये है कि ये तो कह रहे थे कि हमारा कारोबार नहीं था, हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम तो यहाँ से लूट पाट के गए थे, ये कंपनियों के लिए पैसा कहाँ से आया। और मज़े की चीज़ ये है जो मैं आपके साथ आखिरी इसका पोर्शन इसको करूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो हम कल आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें मैंने विदहल्ड कर ली हैं, मैंने कहा कल के लिए ये ज़रा लोग इसको डाइजेस्ट कर लें। ये जो माशाल्लाह बड़े नाम के भी शरीफ हैं और कामों के तो बहुत ही शरीफ हैं, तो कल के लिए कुछ चीज़ें मैंने विदहल्ड की हैं, वो कल दिखाएंगे। 2-3 चीज़ें जल्दी से बता दूँ। इन्होंने कोई एक यहाँ पे थे एक इनका हमजा शहबाज साहब का जो बैंक का इनका रिकॉर्ड है, एक महबूब अली साहब के साथ इन्होंने $8.25 लाख की सरमायाकारी की, और महबूब अली बेचारा फेरी वाला है, 15 से 20 हज़ार रुपये इनकम है। उसका शो किया है कि इसने $8.25 लाख की हमारे साथ सरमायाकारी की है। ये भी कल वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में चीज़ें पेश होनी है। इसके बाद मंजूर अहमद साहब के बारे में बताया गया कि उन्होंने हमजा शहबाज के ज़ाती अकाउंट में $3.25 लाख भेजे आमिर साहब। और मंजूर साहब जो हैं वो एक दुकान पे, लाहौर की एक दुकान पे चपड़ासी हैं, उनके बारे में इन्होंने क्लेम किया था कि $3.25 लाख जिन्होंने मेरे अकाउंट में भेजे थे। और शरीफ खानदान को टोटल 236 यहाँ पे फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन से 2 बिलियन से ज़्यादा की इन्होंने पैसे ट्रांजैक्शन करी हैं। और दुबई के लोग थे सर, इन्होंने कहा जी हमें दुबई से पैसे आ रहे हैं सर। उन लोगों को नैब ने बुला के पूछा, वहाँ हजूर हम तो कभी दुबई गए नहीं, हमारे तो पासपोर्ट नहीं बने हुए। तो जनाब इन्होंने यहाँ पे ये काम किए हैं। और प्लस आपके सामने डिटेल्स आ रही है कितनी शेयर होल्डिंग है, रमज़ान में है। अब नैब ने ये बताया है, मैं लास्ट से इसको समअप करूँ, अदालत को कल वो बताएंगे, चीज़ें आएंगी। उन्होंने एक एक्सीलेंसी, आप लोग हम जो ही आप कहते हैं इनका नाम ECL पे ना डालें, हमने नाम नहीं डाले, पूरा ख़ानदान फरार हो गया सर। उन्होंने कहा पूरे का पूरा। यहाँ शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द था, लंदन में वो पकड़ाई किसी को नहीं देते। उनकी वाक्स देखिए जो लंदन में माशाल्लाह तेजी से वाक करते फिर रहे, यहाँ पे कहते थे मेरी कमर जवाब देगी, लंदन जाते ठीक हो गई है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो आमिर साहब इसमें आ रही है, वो कहते हैं कि इन्होंने जो भी बंदे को हमने बुलाना चाहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो फेक इनका करेंसी ट्रांजैक्शन में शामिल था, इन्होंने उसको भगवा दिया। कासिम को इन्होंने वहाँ से एयरपोर्ट से पकड़ा है, वो फरार हो रहा था। बाकी लोग थे जितने था, सबको कहा यहाँ से फरार हो जाओ, आप यहाँ से निकल जाओ। तो वो ये कहते हैं कि जनाब हमें समझाया जाए कि जिसका भी नाम हम ECL पे डालते हैं, अदालतें उनका नाम हटा देती हैं, उनको बाहर जाने देती हैं, वो वापस नहीं आते। ये लोग वापस आते हैं और आके इनसे ले लेते हैं, रिलीफ लेते हैं। लास्टली आमिर साहब, कल मुझे ये फवाद चौधरी साहब की बात सुन के ना बड़ा मजा आया है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन सी कल की बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद ने, वो खैर वो उस पर डिफरेंट एंगल्स भी थे, चीज़ें भी थी, और भी बहुत सारी डिटेल थी। हमारी डिटेल ज़रा हट के हैं जो कल हाई कोर्ट में शायद चीज़ें पेश की जाए वहाँ पर। उन्होंने ये कहा कि जनाब के 3 फ्लैट्स खरीदे गए हैं
इनके ये तहमीना दुरानी साहबा के जो उनकी बेगम साहबा हैं शहबाज शरीफ की, ठीक। और जो पेमेंट की गई है वो नुसरत शहबाज साहबा के अकाउंट से की गई है, वो भी फिक्टिशियस किसी और जगह से आए थे, वहां से उधर ट्रांसफर हुए। वैसे तहमीना दुरानी साहबा के आप उस ट्विटर पे जाएं, उन्होंने एदी साहब की जिंदगी पे किताब लिखी, बहुत बड़ी सोशलिस्ट हैं। और मैंने कहा है अपने मियाँ को कि आप जितनी जायदाद बाहर ले गए हैं वापस लें, लोगों में बांट दें, गरीबों को दे दें। ये ड्रामे हमने देखे हुए हैं सर इनके ट्विटर पे और इनके इंटरव्यूज में। तो तहमीना दुरानी साहब एक काम करें हमारी रिक्वेस्ट पे। इस काम के साथ ही ब्रेक पे जाएंगे। ये ईदी साहब को ना उनकी फाउंडेशन को डोनेट फ्लैट तो दे दे, ये फ्लैट कम से कम 3 दे दें, ताकि हमारे जैसे लोग जो ये यकीन करते थे कि आप बहुत बड़ी सोशलिस्ट है माशाल्लाह और बड़ी गरीबों के लिए बड़ा दर्द है आपको, ये 3 फ्लैट और पैसा भी सोकन आपकी सोकन साहबा का दिया हुआ है। ये सीधा सीधा आप ना एदी साहब को डोनेट करके हमारे जैसे लोगों का ईमान जो है ना चैरिटी पे और आपकी सोशल सर्विसेज पे इसको बहाल होना चाहिए। बिल्कुल, जरा मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक बात चल रही है। तो ये बताना और जानना भी बड़ा जरूरी है कि कैसे शहबाज शरीफ की पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स को अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात करनी, मगर आप मजीद को बात करना चाहते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, ये जो खौफनाक किस्म के जो है ना यहाँ पे बड़े बड़े लोग सबूत लेके आए हैं, मगर सबसे बड़ा सबूत का अंबार जो है ना ये हमेशा की तरह क्लासा साहब लेके आए हैं। इसमें 2 चीज़ें, पहली है कि हमारे पे इल्ज़ाम लगता है जी वो जी देखना मीडिया में पगड़ियाँ उछाली जाती हैं और फिर इल्ज़ाम साबित नहीं होते हैं, बला बला बला। और अभी सलमान शहबाज जो हैं हमारे तो प्रोग्राम में ज़ाहिर है नहीं कभी भी आएंगे, अपने मंजूर नज़र चैनल्स में जाते हैं। और उसी तरह एक इंटरव्यू में अभी मैं सुन रहा था उनको मीडिया पे, वो कह रहे थे कि जनाब ये जो उनसे पूछा गया कि ये फलाने फलाने नाम जिन्होंने इतने करोड़ों आपके अकाउंट में दिए, उनके जी मैं किसी को नहीं जानता। अब यही केस जो ओमनी का असदारी का है कि वो 32 अकाउंट के अंदर फेक जो है कोई फलूदे वाला पापड़ वाला 34 अरब रुपया करा गया। ये अजीब है कि 34 अरब रुपया आपके अकाउंट में आ गया और इनके अरबों रुपया आ गया और ये कहते मैं नहीं जानता। तो जाहिर है वो कैसे जानेंगे, मगर वो पैसा तो है। सो ये कोई हवा में बात नहीं है, ये एविडेंस है, ये शवाहिद हैं जो कि अनडिनाएबल हैं। दूसरी है कि एक इससे समझ आ गई है कि जो ये कहानी थी ना कि एवन फील्ड्स में शहबाज शरीफ साहब ने लिया था और दादा जो थे मियाँ शरीफ साहब वो सारा कुछ हसन नवाज को दे गए थे। अब नज़र आ रहा है कि डील ये थी कि जिस तरह 80-90 की दहाई में 1 मिल से 2 से 56 हो गई थी, तो डील ये थी कि आप उन शेयर्स में से सऊदी अरेबिया लंदन वाला ले लें, हम यहाँ से 10 साल में अपना बना लेंगे। तो ये अपना बनाया गया, इसमें अंडे मुर्गी से लेके टिंडे टमाटर दूध दही कोई चीज़ बचती नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं बचती जिसके अंदर हाथ ना डाला गया हो। तीसरा, खुदा के लिए हमें ये इल्ज़ाम ना दें, ये गैरत का नाम ना इस्तेमाल किया करें कि हमारी औरतों को समन दिए गए हैं। और मैं समझता हूँ ये डिफेंसिव पे नैब को होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब इन खवातीन का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि अरबों करोड़ों रुपए के अकाउंट के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, तो वो भी फिर मुलजमा है। इसमें कोई जेंडर नहीं लिखा हुआ आइन और कानून के अंदर कि औरत अगर मुलजमा हो तो उसके साथ ये सलूक किया जाए। हाँ, थोड़ी सी बशर की रवायत तमीज़ से बात वैसे भी करनी चाहिए, ये चीज़ों का होगा। मगर इनका एक माजी रहा हुआ है, हमेशा से इन्होंने अपने इन उसके लिए हदेबिया से ले कि आज तक खवातीन का नाम इस्तेमाल करते हैं तो बाद में ना रोया करें। ब्यूरोक्रेसी की एक मैसिव चेंजेस हुई हैं। हमारा यहाँ पे हमारा खुद अपना ख्याल ताम तजवीज़ देते रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो एक एतमाद का एक जो धचका लगा हुआ है, उसके लिए ज़रूरी है कि ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल रीशफल करते। तो पॉलिटिकल रीशफल तो अभी नहीं हुई, हालांकि मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी की रीशफल उसके बाद होनी चाहिए थी कि अगर आप कल को पॉलिटिकल टीम नहीं लेके आएंगे तो दोबारा ये बाबू सारे बदलेंगे। पहले ही 3 IGA आप बदल चुके हैं पंजाब में 8 महीने में, तो ये दोबारा क्या होगा। दूसरा, ये शहबाज शरीफ की स्टोरी से ये रिलेटेड है कि इसके अंदर ये नज़र था कि ये क्योंकि ये अब केस जो है ना फाइनली अब ये शिकंजे में फंसते जा रहे हैं और वहाँ पे ऐसी टीम ज़रूरी थी जो कि अनबायस्ड हो। अभी फॉर एग्जांपल इन्होंने डॉक्टर शुएब अकबर साहब को जो है ना वो लगा दिया, एक्टिंग चार्ज दे दिया है सेक्रेटरी टू CM का। अब इन पे पहले ही इल्ज़ाम है
कि ये फवाद हसन फवाद साहब की जो मारूफ अफजल वगैरह से जो मीटिंग कराई गई थी बाबुओं से, वो इन्होंने करवाई थी। तो ये दूसरा हम मॉडल टाउन के भी इन पे इल्जामात और भी सेक्रेटरी थे हम कोशिश ये कर रहे थे कि इसमें से पैटर्न ढूंढे कि ये इसके पीछे क्या सोच क्या थी ये अपॉइंटमेंट्स की। तो मुझे नहीं नजर आई, क्लास साहब शायद कुछ एक्सप्लेन कर सकें कि आम तासुर था कि शहबाज शरीफ साहब की जो टीम है ना वो उसको निकाला गया है। हालांकि कोई हर्ज नहीं है कि ये नहीं है कि 10 साल में आधी ब्यूरोक्रेसी उनके साथ काम किया है, मगर उनका एक तरीका कार रहा है नवाज साहब का और शहबाज साहब का कि वो उनकी पोजीशंस पे सिर्फ उन लोगों को लगाते थे जो उनके लॉयलिस्ट, पर्सनल लॉयलिस्ट होते थे। और उसमें उस क्राइटेरियन में अगर देखा जाए तो ये फजील असगर साहब का या राहिल सिद्दीकी साहब का रिमूवल समझ आता है कि ये लोग बड़े करीब रहे हैं, मगर जो लगाए गए हैं जैसे कि नज़ीर सिद्दीकी साहब जो हैं ये शहबाज शरीफ के बहुत ब्लू आइड रहे हुए हैं, फिर नबील अवान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के PSO रहे हुए हैं, और ये जितनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर धांधली की गई थी उसके की आर्किटेक्ट 3-4 लोग जो कर रहे थे उनमें से एक थे। फिर अब्दुल्ला संभल साहब जो कमिश्नर लाहौर थे और अभी सेक्रेटरी सर्विसेज लगाए गए हैं, ये भी बड़े करीबी थे। तो मुझे एक पैटर्न नहीं नज़र आ रहा है कि हैप हैज़र्डली जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों की सिफारिशें, आइडली जो है इनको पॉलिसी दे देनी चाहिए थी कि जिस तरह KP में इन्होंने पॉलिसी दे दी थी कि ये हमने IG साहब लगाए हैं, यही करेंगे, सारे करेंगे फैसले, हम इसमें इंटरफेरेंस पॉलिटिकल नहीं करेंगे। ये मुझे नहीं पता कि नए IG साहब लगाए गए हैं तो पीछे पॉलिसी भी बनाई गई है उनको कि जनाब अभी जो है ना ट्रांसफर पोर्टिंग का इख्तियार इनको है, या जो अभी इसके पीछे भी पैटर्न मुझे पैटर्न नहीं नजर आ रहा समझ। मुझे लगता है कि आपकी सिफारिश पिछली सिफारिशें गायब हो गई हैं, नई सिफारिशें आ गई हैं, पैटर्न नहीं नजर आ रहा। काश साहब इसमें मेरा ये ख्याल है, आपने भी फजील असगर की और उनकी बात की, राहिल सिद्दीकी साहब, राहिल सिद्दीकी साहब से जो भी बंदा मिलता है या उनको जानते हैं, मेरा ख्याल इज ए जेंटलमैन, और उन्होंने अपने शरीफ होने की कीमत अदा की है कि ब्यूरोक्रेट अगर शरीफ होना तो हुक्मरानों को सूट नहीं करता। अगर हुक्मरानों को मना कर रहा हो कि ये गलत चीज़ें मत करें, ऐसे लोग नहीं सूट करते। इमरान खान को भी सूट नहीं करते और बुज़दार साहब को तो वैसे नहीं कर रहे। तो राहिल सिद्दीकी साहब की बड़ी अच्छी रेपुटेशन रही और शहबाज शरीफ दौर में वो विक्टिमाइज भी रहे हैं। फजील असगर को भी कोई पोस्टिंग नहीं मिली थी, राहिल सिद्दीकी साहब भी उसी तरीके के रहे हैं। ये जो अब टीम लाई गई है ना सारी की सारी शहबाज शरीफ की, हम डिटेल इसमें कल आएंगे क्योंकि मैंने थोड़ा कैबिनेट को भी टच करना, कल बड़े एक्सक्लूसिव कुछ है हमारे पास, इस पर कल हम फिर बात करेंगे। मैं सिर्फ वन लाइनर दे सकता हूँ कि एक काम करें कि बुज़दार साहब को उठा कर ना इसकी जगह शहबाज शरीफ बिठा दें। सिंपल इसका सलूशन, इमरान खान साहब का भी ये सलूशन है, इन्हें गो गेटर चाहिए। इन लोगों पे बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, चार्जेस हैं जिनको लाया गया है। और मैं तो हैरान हूँ तहरीक ये जो थी ये डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब, ये क्यों खामोश हैं कि ऐसे करैक्टर भी लाए गए हैं जो उसमें ये मुलव्वस थे उनके उसमें। और लास्टली ऐसे भी करैक्टर हैं ब्यूरोक्रेट लाए गए जो कंपनी स्कैंडल में मुलव्वस थे, जो नैब को मतलूब भी थे यहाँ पे। नहीं आकर नैब जिनको इन्वेस्टिगेट करता है। मैं कल इस पे बात करूंगा, लास्ट 2 मिनट्स इस पे मैं थोड़ा सा मैं कैबिनेट को टच करना चाहता हूँ। आमिर साहब कल की जो बड़ी खबर है ना सर 2-4 वो ये है, 2 बड़ी खबरें हैं। इमरान खान कहते हैं कि दूसरे के बाद तीसरा बिस्कुट नहीं खा सकते आप, और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के लिए खजानों के मुंह आमिर साहब खोले जा रहे हैं, रिटायर के लिए भी और सर्विंग के लिए। कल जो कैबिनेट में जो 2-4 बड़ी वहाँ अहम इश्यूज आ रहे हैं उसमें मेन ये है कि अभी इन्होंने पेट्रोल बम गिराया है सर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। जिस खतून ने आगरा की चेयरपर्सन जो है उज़मा आदिल साहबा ने गिराई हैं, उन्होंने कहा भाई साहब हमारे जरिए कीमतें तो बढ़ा रहे हो, माल बना रहे हो, पैसे आप आ रहे हैं, मेरी तनख्वाह बढ़ाएं। हालांकि उनको तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है नैब ने। कल इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट का बड़ा एजेंडा यह है कि जिस खतून ने आगरा ने यहाँ कीमतें बढ़ाई हैं, लोगों को जेबों से नोट निकल रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब हमें भी तो नोट दें, हमें भी तो पैसे दें। सो उनके मेंबरान और उनकी अपने लिए कल बड़ा पैकेज जो है कैबिनेट अप्रूवल देने। जरा देखें से कि कैबिनेट इतने बड़े मसाइल में उनके पास टाइम क्या है। ये तो उनकी आ रही। फिर सुने यहाँ पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट कभी रिटायर नहीं होता सर, उन्होंने अपने लिए कोई ना कोई सीट उन्होंने निकाली हुई होती है, उसके लिए पैसे हैं। हमारा बिस्कुट पकड़ लेंगे ना, 2 के बाद तीसरा नहीं खा सकते, वो भी खैर बंद हो गया, चाय भी बंद, उसके बाद ये कॉफी भी बंद, सब कुछ बंद। अब वो फरमाते हैं कल एक जनाब इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सीट निकाली गई है, नाम जरा फैंसी देखें कि ये आपको खबरें देंगे भाई साहब, हमें नहीं खबरें चाहिए, हमें ना खबरें दें। और कल उन्होंने रिटायर ब्यूरोक्रेट 5-5 बंदे हमारे पे बिठाए हुए हैं, उन्होंने जनाब कल उनके लिए लाखों रुपए के पैकेजेस उनके लिए भी कल इन्होंने प्रपोज करवाने। रिटायर्ड और सर्विंग लैंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बोगस इदारा जिसका कभी लैंड रिफॉर्म्स का नाम नहीं सुना, 2013 से सीट खाली पड़ी है, 6 साल कल आपने लैंड कमीशन उसको गुजार लिया तो आप भी गुजारें। उसके लिए भी रिटायर्ड और सर्विंग
बाबूज के लिए कल पैकेजेस आने हैं। लास्टली लास्ट में कि हाँ ये कौमें जो है ना आपकी वो कैसे वो एक्ट करते हैं कि यूएई ने कहा है कि एक पाकिस्तानी है, उसने एक वहाँ पे एक गलत चेक दे दिया था यूएई में, गलत चेक, वो पाकिस्तान भाग गया है। यूएई ने पाकिस्तान को कहा है कि हमारा बंदा जो है ना, जो यहाँ मुलजिम है, उसका नाम है नुमान हनीफ, कि नुमान हनीफ को तलाश करके पाकिस्तान में हमारे हवाले किया जाए। यूएई वालों ने। जनाब ये हमारा मुल्क सारे जो है ना करोड़ों अरबों लेके बागे लंदन में बैठे उन हुए लोग हैं। एक चेक क्यों दिया गलत, क्यों चेक ठीक दिया? है, और ठीक। दूसरा, कल ब्यूरोक्रेट के लिए खजानों का मुंह कैबिनेट खोल देगी, लाखों के इनके पैकेजेस कल अप्रूवल होनी है, और कौम को कहते हैं हम कंगाल हो गए, कौम के लिए कंगाल हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी अपनी बात सीटें भी निकाल रही हैं, पैसे भी निकाल रही हैं, और कल पूरी पाकिस्तानी कौम देखेगी और कल कि खान साहब अप्रूवल भी देंगे और माल भी देंगे, हमें तीसरा बिस्कुट ठीक है, निकालेंगे। और इनको कैसे नवाजा जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।